इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, वो अलग बात है, मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? इंतजार सिर्फ कुछ घंटों का, उसके बाद मोदी 3.0 के पहले शक्ति प्रदर्शन के आंकड़े आ जाएंगे। मौका है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का। चुनाव के बहाने जोर आजमाइश है विपक्षी एकता के दांव और सत्ता की साख की। नंबर्स तो एनडीए के पक्ष में है और यही वजह है कि विपक्षी नेताओं ने संकेत में ही सही हार माननी शुरू भी कर दी है। हार जीत अलग बात है, इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है, मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना कहीं चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। नंबर्स नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो कुछ घटनाक्रम है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब उपराष्ट्रपति नया होगा, नए के लिए हम लोगों ने वोट डाला है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। आंकड़े अगर संविधान के पक्ष में नहीं आते हैं तो ये सामूहिक चिंता का विषय होनी। बात सिर्फ इतनी नहीं, मलेशिया से स्वदेश लौटे राहुल गांधी संसद परिसर में दिखे तो पत्रकारों ने उनकी वापसी पर सवाल किया। तो सुनिए राहुल ने क्या कहा। राहुल जी, cast your vote, sir. Sir, you've cast your vote. Like to tell us? What would you like to tell us? Sir, you're back from Nice to see you. a foreign tour. You working for the BJP? तो क्या राहुल का ऐसा बोलना हताशा को दिखा रहा? नतीजे शायद विपक्ष को भी पता है, इसीलिए सरकार के पक्ष में आंकड़े को संविधान के उलट बताने की कोशिश हो रही। नैतिक जीत की दुहाई दी जा रही। बात सिर्फ इतनी नहीं, विपक्ष ईवीएम को कोसने से भी बाज नहीं आया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, जब उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये बताएं बीजेपी के लोग कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? दूसरा, ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है, ये चुनाव हर उस सिद्धांत और मूल्य की लड़ाई है जिसमें महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी और ये देश विश्वास करता है। 2022 की तरह इस बार भी मौजूदा समीकरण एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन की जीत की गारंटी बता रहे, लेकिन बीजेपी बड़े अंतर की जीत चाहती है ताकि विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराया जा सके और मोदी 3.0 का पहला शक्ति प्रदर्शन हो सके। बात सिर्फ इतनी नहीं, 400 पार का जो दम लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, उसका ट्रेलर भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही सही, लेकिन दिख जाए। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। उपराष्ट्रपति पद भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। जीत सुनिश्चित है। एक नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। एनडीए नेताओं को यह आत्मविश्वास अपने उम्मीदवार के पक्ष में मौजूदा नंबर गेम को लेकर है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सांसद हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 391 सांसदों का वोट जरूरी था। हालांकि केसीआर की पार्टी बीआरएस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव से किनारा कर लिया। 14 सांसदों ने वोटिंग से दूरी बनाई, जिससे बहुमत का आंकड़ा 386 तक आ गया। ऐसे में एनडीए की जीत तो लगभग तय मानी जा रही, लेकिन असली लड़ाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री की है और इस चुनाव में भी असली कहानी छिपी है जीत के अंतर में, क्योंकि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव का इतिहास एनडीए के पक्ष में रहा। अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने 73% वोटों के साथ विपक्षी उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त 725 वोटों में से 528 वोट धनखड़ को मिले थे। कुल मिलाकर इस चुनाव की असली लड़ाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री पर ही टिकी है। अगर जीत का अंतर घटा तो विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी बताकर भुनाएगा और अगर एनडीए उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतते हैं तो इसे संघ का विधान बताकर प्रहार होगा और खुद की नैतिक जीत बताई जाएगी। देखना यह भी होगा कि अंतरात्मा की आवाज पर कोई बड़े सियासी संकेत मिलते हैं
वोटों में सेधमारी होती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव से पहले इसके बड़े मायने भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, के राजगोपालन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, सारिका पासवान आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और शादाब चौहान एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे करता हूं, तो नैतिक जीत आपके लिए दिलासा दे रही है। चंद्रमोहन जी आप ही से सवाल पूछा। बोलिए क्या कह रहे हैं, आ रही है आवाज? अरे मैं कह रहा हूं किस कैलकुलेशन में लगे हुए थे? अभी तो वोटिंग खत्म हुई है, अभी काउंटिंग शुरू होगी। माना पहले आप लोगों ने हार मान ली, नैतिक जीत की दुहाई दी जा रही है, मुझे लगा आप कहीं खो गए किसी कैलकुलेशन में। देखा राकेश पांडे जी, ये नैतिक जिम्मेवारी और नैतिक हार आपकी तरफ से चिंता का विषय हो रखी है, विपक्ष की तरफ से नहीं हो रखी है। और जो चिंता है वो सबसे ज्यादा, चाहे पहली बार भी जगदीप धनखड़ के टाइम पे भी अगर सत्ता पक्ष जीता था, लेकिन जीतने के बाद भी वो हारा, क्योंकि आकस्मिक अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे और पूरी सरकार मौन बनी रहे तो ये उसकी हार ही है। और अभी जिस आंकड़े के ऊपर जिस हिसाब से संघ और विधान की जो लड़ाई होने जा रही है, जिसके अंदर अपने मन की वोट डलनी है, उसके लिए सबसे ज्यादा टेंशन देश के उन्हीं शीर्ष नेताओं के ऊपर है जिनको सत्ता के अंदर एक उपराष्ट्रपति ने आकस्मिक इस्तीफा देकर टेंशन में डाल दिया है। नहीं, अपने मन की वोट डलनी है मतलब? चंद्रमोहन जी, ये अपने मन की वोट डलनी है मतलब क्या हुआ? जो आज सांसद वोट डालेंगे वो अपने मन से डालेंगे, वो अपने तो हर चुनाव में आदमी डालेंगे, अपने मन से ही वोट डालता है। इसलिए डालेंगे क्योंकि उनको देश के अंदर ऐसा, हाँ बिल्कुल, तभी तो खिचखिचाहट सरकार के पास है ज्यादा। अच्छा, विपक्ष ने तो अपना दायित्व निभाया और विपक्ष जीत के लिए श्योर है, क्योंकि जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और उनके साथ पूरी ताकत विपक्ष की और अंदर से सरकार की सपोर्ट के साथ वो आज जो नया उपराष्ट्रपति आएंगे वो सुदर्शन रेड्डी आएंगे। अच्छा, लेकिन फिर तो चारू प्रज्ञा सवाल उठता है कि भले कुछ भी हो जाए, नैतिक तौर पर हम जीत रहे हैं, संविधान की बातचीत कही जा रही है, ईवीएम तक को लेकर आया जा रहा है। राकेश जी देखिए, आपके सवालों का मैं एक एक करके जवाब देती हूं। सबसे पहले तो जब मॉरल विक्ट्री की बात होती है, नैतिक जीत की बात होती है, सवेरे से ये लोग अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, तो जीत किसकी हो रही है ये सुनिश्चित है, देश को पता है जीत किसकी हो रही है। दूसरी बात, जब ये लोग ईवीएम की बात करते हैं, पेपर बैलेट से उसका कंपैरिजन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये अपने आंकड़े कहां से लाते हैं। यहाँ पे करीब 750 लोगों ने वोट डाला है, 750, और हमारा देश जब चुनाव करने निकलता है 1 बिलियन पीपल नियरली गो टू वोट, 1 बिलियन, 100 करोड़ लोगों के आसपास के लोग वोट करने जाते हैं। अरे आप क्या गिनती कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आता क्या कोई फर्क नहीं है 750 लोगों में और 100 करोड़ लोगों में? तो इनकी बातों पर बहुत ज्यादा इस मामले में ध्यान देने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्योंकि बार बार नैतिक जीत की बात कर रहे हैं, मैं इनको इनकी नैतिक जीत पे बधाई देती हूं, और मुझे यकीन है कि राधाकृष्णन जी जब शपथ ले रहे होंगे तब भी बैठकर ही कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे होंगे। दूसरी बात ऐसी है, आज राहुल गांधी जी घूम फिर कर अपने विदेश के दौरे से वापस आते हैं, अपने हॉलिडे से वापस आते हैं, तो इस चीज पर भी थोड़ा गौर फरमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि राकेश जी आप ये देखिए, यहां पर चुनाव कितना बड़ा है या छोटा है ये बात नहीं है, चुनाव में जीत किसकी होने वाली है, संख्या एनडीए की ज्यादा है या इंडी ब्लॉक की कितनी है, ये भी बात नहीं है। बात है गंभीरता की, बात यह है आप कितनी सीरियसनेस के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ आप हर एक चुनाव को अप्रोच करते हैं। अब आप अप्रोच में फर्क देख लीजिए। आज एनडीए की तरफ से जब पहला वोट डाला तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये वोट डाला, मोदी जी लाइन में सबसे आगे खड़े थे, सबसे पहले उन्होंने वोट डाला, एक एग्जाम्पल सेट किया, एक कार्यशाला करी गई
थी कल, उसमें भी मोदी जी प्रस्तुत थे। कहाँ है इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी? आज घूम फिर कर आए हैं, खोए खोए से घूम रहे थे संसद में, तो ये क्या दिखाते हो आप देश को? नहीं, मैं उस पर आता हूँ, चंद्रमोहन जी आऊंगा, एक एक बार जरा सबकी टिप्पणी हो जाए। सारिका पासवान आपके नेता मनोज झा ने कहा कि मैं अच्छा बोलिए चंद्रमोहन जी बोलिए। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि जब नंबर 1 पे पहले वोट देश के प्रधानमंत्री ने डाला तो उस वोट की दायित्व के ऊपर यह भी बता दें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका इस्तीफा किस कारण से हो गया। आज उनके प्रधानमंत्री का इस्तीफा जन की बात साबित कर दें। क्या पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तीफा बता दें कि एक अकेला जो राहुल गांधी पूरी भाजपा नेताओं पे हैवी है, वो ये प्रश्न देश भी पूछ रहा है कि जगदीप धनखड़ का आकस्मिक इस्तीफा किस बात की तरफ संकेत करता है। क्या उनको डराया गया, क्या उनको धमकाया गया, या उनको उनकी मर्जी से काम नहीं करने दिया गया? तो देश के प्रधानमंत्री आज सबको जन जन की बात में बता दें। आप ये बताइए राहुल गांधी कहाँ थे? अरे आप मोदी जी नेता तो आगे खड़े मैं कह रहा हूँ, मैं देश के नेता से पूछ रहा हूँ। देश के नेता आज मन की बात करते हैं, ये बता दें कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को पहले नहीं चंद्रमोहन जी पहले ये तय कर लीजिए सर, आज के दिन में आपके लिए जरूरी क्या है? आप मतलब मैं ये मानकर चलूं कि आप ये मान रहे हैं कि नतीजे नंबर तो उनके फेवर में है, इसलिए उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया नहीं दिया इस पर बीजेपी जवाब दे। आप सिर्फ ये चाहते हैं? मतलब आपको लगता है कि एक चुनाव नहीं, मैं पूछ रहा हूं आज आप किस मुद्दे पर डिबेट चाहते हैं? उपराष्ट्रपति ने जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो उस पर सभी चैनलों पर डिबेट हुई, आपने सवाल पूछा। आज नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो आप आज भी वही डिबेट चाहते हैं? बात करने लग जाएं तो आप भी हार मान रहे हैं फिर। चारू प्रज्ञा 20 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे हम डिबेट क्या चाहते हैं? हम तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न पूछेंगे नहीं। जी मैं बहुत मैं कंपैरिजन करना चाह रही हूँ। चंद्रमोहन जी अब आप बोल चुके हैं, राकेश जी मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाहती, तो आदर के साथ मैं एक कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ देश की जनता को। चारू प्रज्ञा 20 सेकंड। चंद्रमोहन जी रुक जाइए जी, जो मैं कह रही हूँ सुन लीजिए। देखिए, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एक चीज होती है। तो अगर मोदी जी एक कार्यशाला में बैठते हैं, वोट डालने सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो उनके सांसदों को क्या मैसेज जाता है? दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, भाई आप छुट्टी मनाने आगे पीछे भी तो जा सकते थे। कल बाकी तो इंडी ब्लॉक वाले लोग गए थे एक कार्यशाला करने, वर्कशॉप करने, जो भी करने, सीखने की वोट कैसे डाला जाता है। आप कहाँ थे? आज भी जब आप आए हो खोए खोए घूम रहे हो। आप लीड बाय एग्जाम्पल करते हो जब गाली वाली देने की बात आती है, अदरवाइज आप कौन सा नैतिक काम ऐसा करते हो? आप ऐसा क्या काम करते हो कि आपको देख के आपके सांसद इंस्पायर्ड फील करे और कहे वाह हमारे नेता को देखो? ये काम है। मैं आगे बढ़ता हूं। सारिका पासवान आपके नेता मनोज झा ने कहा कि संविधान के पक्ष में नतीजा नहीं तो सामूहिक चिंता का विषय। मतलब संविधान सिर्फ विपक्ष को ही कहा जाएगा, सत्ता पक्ष संविधान के दायरे में नहीं आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है संविधान को लेकर? नहीं, देखिए अभी जिस तरीके से धनखड़ जी ने अचानक ही रिजाइन दिया और ना जाने वो कहाँ हैं, उनके परिजन भी उनसे मिल नहीं पा रहे, तो एक पॉलिटिकल इमरजेंसी तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दी है। अभी हमारी बहन कह रही थी नैतिकता की बात, नैतिकता को तो आज हमने वहां गिरते हुए देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी आते हैं तो पूरी की पूरी चुनाव आयोग जो है ना वहां खड़ा हो जाता है। भाई हमारे यहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन चुनाव आयोग का भी एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल हमें दिखता नहीं दिया। अभी बहन बोल रही थी कि भाई 700 लोग यहाँ वोट करेंगे। अरे प्रधानमंत्री है देश के। अच्छा बोलेगा 20 मिनट में, आप 20 सेकंड ले लेना। और कहीं नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। हो गया। अब आप की बात तो करिए। प्रधानमंत्री है आपका चेहरा का तारीफ करेगा, कुर्सी का आदर कर लीजिए, देश का आदर कर लीजिए, किसी चीज का आदर कर लीजिए। आप खूबसूरत दिख रही हैं, आपके चेहरे की तारीफ मैं नहीं करने बैठी हूँ कि मैं काम की बात करूं, मैं काम की बात कर रही हूँ। और प्रधानमंत्री जी के सामने किस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी नैतिकता को गिराया। अभी ये मेरे ऊपर ये पर्सनल कमेंट्स क्यों हो रहे हैं? और इनकी नजर मेरे चेहरे पर इतनी क्यों टिकी हुई है कि इनको और कुछ नहीं बोलना? आप मेरे ऊपर क्यों व्हाट इज दिस? आप पर्सनल कमेंट्स करेंगी बैठकर? आप मुझे बताइएगा काम की बात करना क्या होता है? अब भाजपा मैं आपकी बातों पर टिप्पणी कर रही हूँ, मेरे चेहरे पर आने की जरूरत नहीं है। और इतने मुझे ये नहीं बता सकती है कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। ये तो यहाँ सीधे सीधे अगर किसी देश के प्रधानमंत्री कहीं आएंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे क्या? दिखाएंगे पर आप पार्टी के संस्कार ऐसा ही है कि गाली दीजिए भाग जाइए, यही आपकी सोच है। यही भाजपा तो गालीबाजों की पार्टी है, आपके माताओं को गाली देने जी हम बिल्कुल सिखाएंगे, क्योंकि काम की बात करने के बजाय अगर आपका फोकस मेरे चेहरे पर है
तो भी मुझे चिंता है आपकी, आपके पार्टी की और अपने देश की भी। आप चाहते हैं चेहरा चमकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है, लेकिन कभी कभी अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। नैतिकता की बात करने वाले को तो नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं है। अपनी बातें नहीं सुनी, नैतिकता की तो बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है ना, तो नैतिकता की बात ना करें आप, और आप हमें नहीं सिखाएंगे कि हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है। चेहरा चमकाने, कोई नैतिकता क्या मतलब? राकेश जी क्या ये कर रही है? मैं आता हूं बीच में, कोई पर्सनल लाओ, एक मिनट मैं बीच में आता हूं। नहीं सारिका जी, आप और चारुप्रज्ञा, आप कोई किसी को पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। सारिका जी मैं क्लियर करता हूं, मैं सबको समय दूंगा। नहीं हम, मैं 20 सेकंड ही आपको 1 मिनट देता हूं। मैं कह रहा हूं कोई पर्सनल ना हो, कोई पर्सनल ना हो, सवाल के इर्द गिर्द रखिए। पर्सनल कमेंट नहीं अच्छा लगता है। गंभीर मसले पर डिबेट हो रही है तो गंभीरता के साथ थोड़ी सी बहस आप लोग करिए। सारिका पासवान, आपसे सवाल मैं फिर दोहराता हूं और आपको भरपूर समय देता हूं। संविधान का ठेका क्या सिर्फ आप लोगों के पास है? मतलब आपके पक्ष में नतीजे नहीं तो संविधान के उलट हो गया? नहीं, देखिए संविधान की लड़ाई तो डे वन से हम ही लड़ रहे हैं भाई, और हम जब एग्जाम्पल के साथ बातों को रख रहे हैं तो जो लोग संविधान के खिलाफ खड़े लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो हमें शब्द देना शुरू कर देते हैं, भाई ये बोलिए, ये करिए। देखिए अभी बोल रही थी प्रवक्ता वाली बहन की 700 लोगों ने वोट किया, बैलेट पेपर से वहां हो सकता है। आजाद भारत के बाद क्या पहली बार हुआ है क्या? आजाद भारत के बाद जब भी चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से ही हुआ है। अभी ना नया ये हुआ है कि ईवीएम के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये बहुत वाजिब सवाल है, क्यों आज जब आप एक प्रधानमंत्री जिसका खुद का चुनाव ईवीएम से होता है और वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो बैलेट पेपर से, सारिका पासवान जी, वाजिब सवाल नहीं है? सारिका पासवान जी, ठीक है, मैं आता हूं इस पर। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, वोटिंग कैसे पड़ती है, ये आपको थोड़ा सा अगर अंदाजा रहता तो आप इस बात को लेकर नहीं आती। लेकिन राजगोपालन जी, सारिका पासवान ने जो कहा, कह रही है कि साहब संविधान की बात तो सिर्फ हम ही लोग करते हैं, सत्ता पक्ष थोड़ी नहीं करता है। यानी सत्ता पक्ष जो भी करेगा ये कहेंगे उस संविधान के खिलाफ है। ये इनकी अपनी परिभाषा संविधान को लेकर। दूसरी बात है कि ईवीएम वाली बातचीत प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग करनी होती है, तो कैसे? और दूसरी बात की जो नंबर्स वाली बातचीत कही चारुप्रज्ञा ने कि ठीक है भाई यहां तो 700-800 लोगों की ही वोटिंग होनी है। पांडे जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सीपी राधाकृष्णन तमिल का है, मैं भी तमिल का हूं। 120 वोट में जीतेगा। ये बिल्कुल इंडिया अलायंस का मुंह काला हो जाएगा। दूसरा चीज, मिस्टर जगदीप धनखड़ ने अच्छा हो गया इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी सरकार का टॉपल करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, मनोज झा इत्यादि, संजय सिंह इसका मिल करके नरेंद्र मोदी ठीक टाइम पर जग गया। नहीं तो मिस्टर जगदीप धनखड़ हंगामा करने वाले थे, कांग्रेस को हाथ दिला रहे थे। मोरोवर एफआईआर फाइल करने के लिए एक जज को घर से 100 करोड़ रुपया मिला है। ये मिस्टर जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट में एक कमेटी डाला था, इसको ऊपर कम से कम 5-6 बार महीने में बहुत हंगामा हो गया। नरेंद्र मोदी का सरकार को टॉपल करना चाहते थे, लालू यादव को साथ मिल करके, मुलायम सिंह यादव बेटा अखिलेश यादव को मिल करके। इसीलिए आ रहा हूँ चंद्रमोहन जी, आ रहा हूँ। ये सच है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। बीच में नहीं बोलना भाई, बीच में नहीं बोलना, चुप रहो। अच्छा, दूसरी चीज, आरजेडी प्रवक्ता ने बोला बैलेट पेपर के बारे में। पांडे जी, आपने पिछले 5-6 साल से कभी बैंक में जाकर के नोट को इस्तेमाल किया? सारा डिजिटलाइज हो गया है, दुनिया 6G में गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा गया है। आरजेडी कल मिस्टर इलेक्शन कमिश्नर ने खड़े हो गया करके इसको गुस्सा हो गया। कल सवेरे मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने मिस्टर लालू प्रसाद यादव से गल्ला मिल रहे थे। ये क्या स्वादिष्ट है? जिसने 2 बार कन्विक्ट हो गया है, ये क्यों गल्ला मिल रहा है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये चीज बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये लोग राहुल गांधी का जवाब देना चाहिए। पत्रकार को जाकर के बीजेपी में जान के कितना हिम्मत पड़ गया क्या उसको? ठीक, बीजेपी का बीजेपी से क्यों डर रहे मिस्टर राहुल गांधी? आप तो डरो मत बोलते हो, सब जगह पर आग लगाऊंगा, आग 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 बोल रहे। आग किधर लगा है अभी? ठीक है, आग लगाने की कोशिश किया, नहीं हो पा रहे। ठीक है, चलिए चंद्रमोहन जी, इतना आगे राहुल गांधी का नाम, एक छोटा रिप्लाई करिए। आग किधर लगी है ये पूछ रहे हैं।
देखिए, आग जहां लगी है, अभी इन्होंने खुद बता दिया कि आग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास लगी हुई थी, जगदीप धनखड़ के लिए। जो सच भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल पाए थे, क्या सच है? वो आज आपके चैनल के ऊपर एक देश के व्यक्ति ने बताया जो सच क्या था, सच है? क्या सच जिसके है? डर के कारण भारतीय जनता पार्टी आज क्या तक सच है? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की बात को कबूल नहीं कर क्या पा रही सच है? बताइए, क्या सच देश है? की जनता के सामने नहीं दे पा रही। जो आप ही के डिबेट के अंदर नहीं, क्या सच है? रिपीट करिए। किसने बोला? रिपीट करिए, क्या सच है? बुलाए हुए आपके गेस्ट ने बोला। अरे क्या सच है? रिपीट करिए जी, आप ही के बुलाए हुए आपके हाँ, तो मैं गेस्ट ने आपसे आज वो सेकंड सच करवाना बोला। चाह रहा हूँ, रिपीट करिए, फिर बार सुनना चाह रहा था। जिम्मेवारी लेता हूँ बोलने के साधुवाद लिए। है आपका कि आपने अपने चैनल में, अपने शो में, अरे आप देश की बोलिए तो जनता रिपीट को तो वो सच करिए। बताने की कोशिश चंद्रमोहन करी, जी रिपीट तो जिसको करिए। दबाने के लिए भारतीय जनता भाई पार्टी का रिपीट तो करिए। शीर्ष नेतृत्व हाँ, एक चुने हुए ऐसे नेता का बहिष्कार करता गया और उसको नहीं, रिपीट तो करिए, रिपीट तो करिए। बल और दल बल के प्रयोग के साथ। अरे रिपीट तो करिए। साबित होती है आज आपके डिबेट में। अरे रिपीट तो करिए, क्या कहा? अरे मैंने क्यों रिपीट करनी? क्यों? मैंने तो जो उन्होंने बात करी, मैंने अपनी साजिश वाली बात आप रिपीट नहीं करेंगे। अभी जो सामने आई बात, राजगोपालन जी की आधी बात को आप कहेंगे कि देखो राजगोपालन जी ने ये कह दिया, क्योंकि आपको लेकिन आप लोग क्या करना चाह रहे थे उस पर आप नहीं बोलेंगे। सार का पासवान याद रहेंगे आपको, नहीं, मुझे हर कोई याद रहता है। की कोई कमी याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी मजबूरी है। ठीक है, राजेश गुप्ता। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, कांग्रेस तो मर चुका है भाई। कांग्रेस के बात में क्या बोल रहे हो? आज क्या कांग्रेस तो खत्म हो चुका है। सच दिखाया कांग्रेस का जिंदगी हम रोजी सच दिखाते हैं, जनता पार्टी रोजी सच दिखाते हैं, लेकिन सच आप स्वीकार नहीं करते चंद्रमोहन जी। राजगोपालन जी की आधी बात को आपने पकड़ा, आधी बात को आपने छोड़ दिया। जी आपसे राजगोपालन जी की आधी बात को पकड़ा, लेकिन आप लोग क्या साजिश रच रहे थे? वो जो राजगोपालन जी ने कहा वो आप नहीं बोल पाए। नहीं, वो तो आप वो उठाना चाह रहे हैं जो आपको पसंद है। अब आ गए आपको पसंद राहुल। चलिए राजेश गुप्ता, मैं आऊंगा, चारू प्रज्ञा एक साथ रिप्लाई करिएगा। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, जो 400 की बात पिछले साल चुनाव में हुई थी, 24 के चुनाव में, वो 400 का दम तब तो नहीं हो पाया, लेकिन एक नंबर से दोनों सदनों को मिला के, और उसके सहारे बीजेपी कह रही है कि इस बार पिछली बार से बड़ी जीत होगी और 400 का असल दम अब की पता चलेगा। अब देखिए, जो चुनाव लड़ता है भाई, वो तो यही कहेगा कि मैं एक तरफा जीत रहा हूं, और उनको अपने नंबरों पे भरोसा है कि पक्ष के साथ ही इसमें एकमत है, और सभी जानते हैं कि किस किस्म की सरकार बीजेपी चला रही है और बीजेपी के लोग कितने नाराज हैं। मुझे ये मैंने भी अभी सुना, और इससे पहले भी अगर आप टीवी पे देखेंगे, कई जो यूट्यूबर्स हैं या कई पत्रकार उसमें बता चुके हैं जो बीजेपी का पक्ष भी लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, धनखड़ साहब तो बीजेपी के, हमारे तो है नहीं। अगर वो टॉपल करना चाहते थे और अरविंद केजरीवाल जी को और संजय सिंह जी को मिला के करना चाहते थे, तो इसमें मैं क्या कहूं? ये तो धनखड़ साहब जवाब देंगे सच्चा के झूठ है। हाँ, तो छोड़ दीजिए ना, मैंने तो वो सवाल ही नहीं किया राजेश भाई, मैंने तो आज के चुनाव को लेकर सवाल किया आपसे। नहीं, आपने दिया, लेकिन अब इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार अगर अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है ना भाई इस पर जवाब देना। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो नाम दे रहे थे, और उसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी का भी नाम लिया, और बार बार वो नाम, यानी चंद्रबाबू नायडू जी जिनकी वजह से सरकार चल रही है, वो भी सरकार को गिराना चाहते थे। एक बड़े उद्योगपति का नाम उसमें आ रहा है, यानी उद्योगपति भी दुखी है, इनके साथी भी दुखी है, इनके उपराष्ट्रपति भी दुखी थे। अब इसमें बताओ हम क्या करें? अरे आज आप क्या कर रहे हैं यही बता दीजिए। कल तो राहुल गांधी पर आपकी पार्टी के नेता ने बड़ी भड़ास निकाली कि वो विदेश चले गए, इधर पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी के साथ हैं कि इनके साथ हैं? देखिए, हम बहुत क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी गठबंधन में अब नहीं है। ये बात तो कई बार क्लियर कर चुके हैं, आपके चैनल पे भी मैं कर चुका हूं, कई बार हम कर चुके हैं, उनके साथ में नहीं है। और उनको हिमाचल में, पंजाब में कहां होना चाहिए निर्धारित कर लें, उन्हें ऐसे समय पे नहीं जाना चाहिए था। ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, सब मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी अभी तक वहां भी नहीं गए, इस बात का भी मुझे बहुत दुख है। अरे आज दौरा है तो भाई पंजाब हिमाचल का, आज दौरा है तो प्रधानमंत्री का पंजाब हिमाचल का। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि बहुत लेट जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो हमारे 60,000 करोड़ रुपए का जो हिस्सा है पंजाब का, वो छोड़ दीजिए। पंजाब की हालत क्या आप देखें किस तरीके से। अरे आज आप किसके साथ रहे भाई, ये तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। शादाब वेट कर रहे हैं। देश की जनता के साथ थे, हमने 10 बार बता दिया कांग्रेस के साथ तो 11,000 करोड़ दे चुके हैं। एक मिनट, चारू प्रज्ञा 30 सेकंड दे दीजिए। आज आप किसके साथ रहे ये तो बता दीजिए। 30 सेकंड। सर, हम पहले भी देश की जनता के साथ में थे, पंजाब के हालात खराब है, पंजाब के साथ। अरे मैं उपराष्ट्रपति चुनाव का पूछ रहा हूं भाई। नहीं, हम तो विपक्ष के साथ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब राहुल गांधी के साथ है? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी हमारे साथ हो सकते हैं। विपक्ष का मतलब जितने भी लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विपक्ष में है। अब उसमें कोई मोदी जी, सॉरी, उसके अंदर धनखड़ जी भी हमारे साथ उठ के आते, कोई आता है तो आ जाए,
हम तो सब साथ में है ना उसमें। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, अभी हमारी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान करना चाहिए, खड़े होने चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरे सामने आएंगे, मैं 100% खड़ा होऊंगा। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, वैसे भी पदों में भी बहुत बड़े, देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जज हूं तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा अगर उस कोर्ट में आते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन जहां बैठा होता है, जहां चुनाव हो रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन से ऊपर किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। वहां पर प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा उनका होना ठीक नहीं था, जैसे राष्ट्रपति जी का था। पहले भी ऐसी फोटो आई है, राष्ट्रपति जी अगर होंगे तो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी के ऊपर होते हैं। तो कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल से उनका पूरा सम्मान है, उस कुर्सी का सम्मान है, प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान है। लेकिन कुछ चीजें गलत है, उन्हें गलत को गलत मान लेना चाहिए। ठीक, चारू प्रज्ञा रिप्लाई करिए। शादा भाई 1 मिनट और दे दीजिए, बहुत इंतजार आपने किया, 1 मिनट और दे दीजिए। जी, मैं जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 11,000 करोड़ ऑलरेडी पंजाब को दे दिए गए हैं। तो ये जो बार बार हल्ला मचाया जा रहा है, इसको रोक दिया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी हर पल हर मिनट कहाँ होते हैं, देश के लिए कौन सा काम कर रहे होते हैं, देश की हर एक नागरिक को पता होता है। लेकिन जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके ऊपर तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बहुत ही बड़ा। छुप के घूमने जाते हैं, गलत समय पर गायब हो जाते हैं। अरे कई बार तो एसपी जी को चूक देकर ये घूमने जा चुके हैं। तो सारी चीजों के ऊपर हमको सवाल उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे लोग पता नहीं भूतकाल में क्यों रहना चाहते हैं। आज वर्तमान की बात करिए, आज के चुनाव की बात करिए, वो आप करना नहीं चाहते। भूतों का आपको वोट चाहिए, इसीलिए आपको एसआईआर से परेशानी है। आज के चुनाव पर आप कोई भी काम की बात नहीं कह पाए, इस बात को आप याद रखिए। अच्छा, नैतिकता की आप बात बार बार कर रहे हैं और मेरा नाम लेके कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने एक रिटायर्ड जज को टिकट दिया, आपने उनको सपोर्ट किया, कहा गया भाई आपका अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोना गाना। और ये वही जज है जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस फिर से खोलने से इनकार कर दिया था। किसको बचाने के लिए? गांधी परिवार को, राजीव गांधी को बचाने के लिए। ये भी हमको याद है। जब वोट बटोर रहे थे तो ये किसके पास पहुंचे? लालू यादव जी के पास, जो आज सांसद भी नहीं है, जो वोट भी नहीं डालेंगे, वहां जाके वोट मांग रहे थे। अब क्या कर रहे थे वहां जाकर? कौन सी नैतिकता की आप लोग बात करते हैं? ठीक है शादाब, माफी के साथ बहुत देर से आपके पास आया। सवाल है कि ये हताशा है, संघ भी लेकर चले आए, संविधान की ठेकेदारी भी ले ली, ईवीएम की भी बातचीत कर ली। हालांकि आज तो आप लोग शायद विपक्ष के साथ ही खड़े हैं। देखिए राकेश भाई, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम अपनी विचारधारा के साथ हैं, जो संविधान की रक्षा और न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सर्वोपरि है। वो बात अलग है कि कल तक ये लोग बीजेपी के एजेंट बोलते हैं हर जगह पर, और जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और रेड्डी साहब ने रिक्वेस्ट किया बैरिस्टर ओवैसी साहब को, तो हमने कहा बिल्कुल हम लोग वोट करेंगे। लेकिन ये बाहर आकर के बाजा बजाते हैं इस तरह की चीजों का। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी के 8 लोगों ने एनडीए के फेवर में वोट किया है। जरूरत पड़ने पर हम उनका समय आने पर नाम भी बताएंगे किन लोगों ने एनडीए को सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के 8 लोगों ने वोट किया है, लेकिन एमआईएम ने, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बिल्कुल ये चीज क्लैरिफाई की है कि हम विपक्ष के साथ हैं। और ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं बीजेपी का एजेंट होने का, असली बीजेपी का एजेंट तो समाजवादी पार्टी साबित हुई है, वो बीआरएस साबित हुई है। और ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब चीजें करते हैं। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की डिग्निटी जो पामाल की गई है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के लोगों को इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए था, जो उस वक्त का चुनाव आयोग है। जब वीपी का इलेक्शन हो रहा है तो प्रेसिडेंट, अगर प्रधानमंत्री वोट डालने आते हैं तो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं, जब जरूरत हमारी पड़ती है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को फोन करते हैं, और जब जरूरत को पूरी हो जाती है तो बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। हमने कभी नहीं दिया समर्थन किसी भी विषय में। शादाब, किसको कह रहे हैं आप ये? सर, हम उन्हीं को कह रहे हैं जो हमको बिहार में बीजेपी का एजेंट बोल रहे थे। अरे नाम लिया करिए भाई, नाम लिया करिए। आरजेडी कांग्रेस को जब हमारी जरूरत नहीं है तो वो हमको बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। अरे नाम लीजिए ना शादाब। इलेक्शन में हमारा वोट मांगते हैं, और जब महाराष्ट्र में उनका राज्यसभा के चुनाव में हमारे विधायकों की जरूरत होती है तो हमसे वोट मांगते हैं। हम लोगों ने कभी भी एनडीए के किसी का भी समर्थन न किया है न करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अगर खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी हर साजिश के अंदर शामिल हो जाएंगे। बस आज वाले में शामिल हैं। हम लोगों ने इस क्लैरिफाई किया कि हम एनडीए के खिलाफ हैं, और हम लोग तो हमेशा इनके साथ आकर के तमाम उन सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहते हैं। ये लोग चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों से मिल जाते हैं। चंद्रमोहन जी, ये बहुत बुरी बात है भाई। ये बार बार कहते हैं हमको ले लो, ना आपने महाराष्ट्र में लिया ना बिहार में लिया, आज भी इनका दुख निकल कर बाहर आ रहा है। ऊपर से आप लोग एजेंट बता देते हैं, ऊपर से आपकी पार्टी के एक नेता कह रही हैं कि जो चुनाव से बाहर चला गया चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो जाती है?
लेकिन इसमें आपने एक ही देखा, उन्होंने एक और बोली है कि संविधान का उल्लंघन किस तरह चुनाव आयोग खड़े होकर वीपी के इलेक्शन के अंदर कर रहे थे, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि उस पर ध्यान देंगे तो कहीं कोई नाराज हो जाएगा आपसे। आई कमिट की उस पर आऊंगा। जिस पे देश को जोड़ा दारोमदार जिस चुनाव आयोग पे टिका हुआ है, वो हाथ बांध के देश के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। अरे जिस और अगर एक विपक्ष का नेता वो कह रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। नहीं, उस पर बहुत ध्यान है कि विपक्षी एकता बस कैसे आपके बाद इकट्ठी हो उस पर आऊंगा और उसको कैसे तोड़ा जाए। मैं कोई मुद्दा नहीं छोड़ता हूं चंद्रमोहन जी। इसका जवाब लिया नहीं ना आपने चारू प्रज्ञा से। नहीं, आप पहले करिए ना सर। प्रोटोकॉल आप पहले शादाब ने जो कहा उसका रिप्लाई तो करिए। जो आपके साथ नहीं, आप कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। शादाब को आपके साथ आने के लिए बेचैन है, लेकिन आप साथ नहीं लेते हैं, आप एजेंट बता देते हैं। शादाब ने जो कहा वो उनकी पार्टी का वक्तव्य है। उस पार्टी के वक्तव्य में जो उनकी पार्टी ने उनको दिया वो कह दिया, लेकिन साथ में जो प्रश्न उन्होंने संविधान और लोकतंत्र उस पर आपका ध्यान नहीं गया। जानना चाहता वो जाना ज्यादा जरूरी था। जानना चाहता है कि आप नहीं चाहते विपक्ष एकजुट हो, कि आप नहीं चाहते कि बिहार के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं उनको साथ मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया जाए। फिर बाद में आप रोना रोएंगे कि आपकी वजह से हार गए, आपकी वजह से हार गए। अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर आप नौटंकी करेंगे। अगर आप अपनी साफ गोई के साथ इस चीज के लिए स्पष्टता दिखाएंगे तो विपक्ष का एकता के अंदर आप दमखम के साथ आएंगे। अरे कहाँ आए, ना महाराष्ट्र में आए, ना महाराष्ट्र में आए, ना बिहार में आए। मैं राजगोपालन जी आपके पास आता हूँ, रुक जाइए सर। अगर आप एक बात बहुत बार बार आई, हालांकि मैं उस मुद्दे पर डिबेट में नहीं जाना चाहता था। एक बात बहुत बार बार आई है कि प्रधानमंत्री पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन के लोग खड़े हो गए। एक बात मैं आप जो जानना चाहता हूं, ये जो वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति पद की, ये संसद भवन में होती है। सामान्य तौर पर जो देश के दूसरे चुनाव होते हैं वो देश में अलग अलग जगहों पर पोलिंग बूथों में जाकर होते हैं। तो चूंकि संसद भवन में होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी निगरानी करता है, तो क्या इस स्थिति में ये इस वजह से नहीं है कि पीएम की संवैधानिक स्थिति और इलेक्शन कमीशन दोनों की स्वायत्तता, तो क्या इसको लेकर अलग तरीके के प्रोटोकॉल, क्योंकि ये चुनाव, ये वोटिंग संसद भवन के अंदर हो रही है। पांडे जी, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आने वाले दिन में तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर भी इलेक्शन कमीशन का आदमी लोग खड़े हो गए थे। इसका मतलब वेरेवर यू गो, इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल अच्छी तरह से जानते हैं। टेलीविजन के रूप में आरजेडी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता से सीखने की जरूरत नहीं है। नंबर सेकेंड, आप लोग ये कह रहे हैं सीपी राधाकृष्णन साहब को इतना आप लोग मर्यादा देने चाहते हैं, जैसे मनोज झा, संजय सिंह इत्यादि इत्यादि लोग राज्यसभा चलाने के लिए मौका देगा, नहीं तो फिर बदमाशी देगा, हूलिगानिज्म करेगा, राज्यसभा को तोड़ेगा, बेंच को तोड़ेगा, माइक को तोड़ेगा। ये करने के लिए कांग्रेस, आरजेडी, सारा कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठा हो गया। वो भी एक बात देना चाहिए। सेम एक जो राज्यसभा के अंदर ये आम आदमी पार्टी लोग कितना हंगामा किया है, माइक को तोड़ा है। ये लोग इस राधाकृष्णन को भी दिखा देगा एक चीज। सुदर्शन रेड्डी साहब का ये मर्यादा होना चाहिए था। सेल्वा जुडुम में भी ये सेल्वा जुडुम को खिलाफ आंदोलन में समर्थन करते हुए अर्बन नक्सल, इसलिए तो अमित शाह साहब ने ओपनली कहा है ये ऑपोजिशन कैंडिडेट नक्सलवादी है। हाँ, आ रहा हूँ शादाब, आ रहा हूँ। शादाब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं देश ये जानना चाहता है कि धनखड़ साहब की तबीयत अभी ठीक है या नहीं है, और चुनाव अगर एनडीए जीतता है तो उसके जिम्मेदार तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को नहीं ठहराया जाएगा ना। सारा सेकुलरिज्म का आरोप हम पर है। जो समाजवादी पार्टी के 8 लोगों ने वीपी इलेक्शन में वोट दिया है एनडीए को, उसका जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे, ये देश जानना चाहता है। ठीक, चारू प्रज्ञा रिप्लाई। ये किसके लिए 8 लोग बोल रहे हैं? 8 लोग किधर से? समाजवादी पार्टी किसको वोट दिया? एनडीए को वोट दिया है उन्होंने। इनको कैसे पता भाई? इनको कैसे पता? आपने वोट खोल खोल के देख लिए क्या सबके? और अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो चिंताजनक है कि नहीं है? देखिए, बार बार जब आपने उन लोगों को मैनेज कर लिया। नहीं, वो ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि
बोलिए बोलिए चारू बोलिए। कमाल की बात है, मतलब आप कहाँ किस ट्रिप पर चलते रहते हैं। देखिए आज के डिबेट का विषय ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। आपने ये बात छोड़कर आपने सारी दुनिया भर की बातें कर ली और इस बात पर आप फोकस नहीं रहते कि आपके खुद के घर में लड़ाई है, आपके खुद के घर में किसी की किसी से बनती नहीं। यहाँ टीवी चैनल पे बैठकर भी आप लोग आपस में लड़ मर लेते हैं, तो यूनाइटेड ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एनडीए अपने हर एक कार्य को गंभीरता के साथ अप्रोच करते हैं, गंभीरता के साथ काम करा जाता है, तो उस चीज पर आप पता नहीं यहाँ बैठकर टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं फिर से पूछती हूँ, पास्ट में क्यों जी रहे हैं आप? यहाँ पर आइए ना, आप बधाइयां दीजिए, अग्रिम बधाइयां दीजिए राधाकृष्णन जी को। ये सब तो आप करना नहीं चाहते। आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की तारीफ करिए, ये आप करना नहीं चाहते। वो एमपी रह चुके हैं, 2 बार गवर्नर रह चुके हैं, इन सब बातों में आप जाना नहीं चाहते। आप ये भूल जाते हैं कि जब आपको अपना कैंडिडेट तक डिक्लेयर करना था, आपको कोई होश नहीं था, आपको पता ही नहीं था आपको कौन कैंडिडेट चाहिए। सारिका पासवान, ये तय था कि नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, तो फिर क्या ये जरूरी नहीं था? आप तो बड़ी संविधान की बातचीत करते हैं कि सर्वसहमति ही बन जाए। बिल्कुल संविधान की बात करते हैं और इसलिए संविधान में बिलीव करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग हमारे कैंडिडेट वहां खड़े भी हुए। अभी देखिए भाजपा वाले कहते हैं कि हम लोग भूतकाल की बात करते हैं, और जो भाजपा सोना उठना बैठना खाना पीना सब इनका भूती काल में होता है, वर्तमान की बातें तो करते नहीं है। वर्तमान में कुछ किया नहीं है इन्होंने, हमेशा भूतकाल में पहुंच जाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि भूतकाल की बातें मत कीजिए, प्रेजेंट की बातें कीजिए। बिना कुछ किए देश की जनता ने 3 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। चारू जी की प्रॉब्लम यही है, बिहार में भी एनडीए की ही सरकार है। चारू जी की प्रॉब्लम यही है कि कौन से सपनों की दुनिया में आप जी रही हैं? जैसी आपकी नैतिक जीत होती है, आपकी रियलिटी भी कुछ आपके मन में ही चलती है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा आप क्लासेस वगैरह लीजिए, तो बीच में टपक जाती है ना किसी के। ये देखिए राकेश जी, दूसरी बार आपके डिबेट पर यही इंसान मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है। ठीक है, और आप इन्हें करने चलिए, वक्त इतना ही है। नहीं, मैं किसी को भी अपने मंच का इस्तेमाल पर्सनल कमेंट्स। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.